आपकी हिंदी की शिक्षण शास्त्र की क्लासेस चल रही थी, उसके अंतर्गत हम टॉपिक 10 के पार्ट 1 के बारे में पिछली क्लास में बात कर चुके हैं, जहां पर हमने देखा था उपलब्धि परीक्षण का निर्माण, उपलब्धि परीक्षण का अर्थ, उसके अलावा उसकी महत्वपूर्ण परिभाषाएं और उद्देश्यों के बारे में, महत्व के बारे में हमने पढ़ा था, और उपलब्धि परीक्षण के कौन कौन से प्रकार हैं। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं उत्तम उपलब्धि परीक्षण जो होते हैं उसके गुण के बारे में, उसकी क्या विशेषताएं हैं, गुण भी कह सकते हैं, विशेषताएं भी कह सकते हैं और कसौटियां भी कह सकते हैं। दूसरा हम बात करेंगे वस्तुनिष्ठ एवं निबंधात्मक प्रश्न में क्या अंतर है, इनकी क्या विशेषताएं हैं। और तीसरा हम बात करेंगे मौखिक व लिखित परीक्षा में क्या अंतर है। सामान्यतः ये प्रश्न रीड में पूछे जाते हैं और आज की क्लास से अब तक रीड में कम से कम 15 प्रश्न जो है वो पूछे गए हैं, जो कि आपके विशेष तौर पर अगर देखा जाए तो आपके साइकोलॉजी और हिंदी की शिक्षण विद्या जो है उसके अंतर्गत पूछे गए हैं। तो यहाँ पर एक कॉमन टॉपिक होने के नाते हम उपलब्धि परीक्षण को बेहद ही शानदार तरीके से कवर करेंगे और आज की क्लास जो है आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ऐसा कंटेंट आपको किसी भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर या किसी कोचिंग जो लेक्चर्स हैं उनके अंतर्गत भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। इतना शानदार तरीके से हमने जो है इसको व्यवस्थित करने का प्रयास किया है। तो देखिए, पिछली कक्षा में हमने बात की थी, लास्ट हमने यहाँ पर बात की थी कि उत्तम उपलब्धि परीक्षण जो है उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, उनके बारे में हमने बात की थी शॉर्ट में। आज हम इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं 9 प्रश्न तो एक इस फ्लो चार्ट से ही पूछे जा चुके हैं। अब हम इनके बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो देखिए, आप तकनीकी कसौटियों के अंतर्गत सबसे पहली जो है आपकी विशेषता है वैधता, और जिसको इंग्लिश में कहते हैं वैलिडिटी। आखिर वैधता और वैलिडिटी क्या होती है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, वैधता का अर्थ क्या है। तो परीक्षण जिस उद्देश्य या गुण के मापन के लिए निर्मित किया जाए, यदि वह उस उद्देश्य या गुण का मापन या पूर्ति करे तो वह परीक्षण की वैधता कहलाती है, जो कि आपके रीट 2015 लेवल 2 भाषा 1 के अंतर्गत पूछा गया है कि अगर कोई परीक्षण जो है या परीक्षण जिस उद्देश्य से या जिस गुण के मापन के लिए निर्मित किया जाए, अगर उस गुण का मापन करे तो वह उस परीक्षण की क्या कहलाती है। तो क्या कहलाती है दोस्तों, वैधता कहलाती है। यानी कि इसमें विशेष तौर पर आपको ये ध्यान रखना है कि जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया हो उस उद्देश्य की क्या करती हो, पूर्ति करती हो, उस उद्देश्य की प्राप्ति करती हो, तो वह परीक्षण जो है आपके क्या कहलाएगा, वैधता कहलाएगा। इसमें परीक्षण की सत्यता यानी एक्यूरेसी ऑफ टेस्ट, परीक्षण की शुद्धता और परीक्षण की सार्थकता, मतलब जिस अर्थ के जिस उद्देश्य से, ये यूं ध्यान रख सकते हो आप, उद्देश्य की अगर पूर्ति कर रहा है तो वही आपके क्या है, वैधता है। अब इसको जो है एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, अभिप्राय सापेक्षता नाम से भी जाना जाता है। या जिस अभिप्राय से या जिस उद्देश्य से इसका निर्माण किया जाए, अगर वह उस उद्देश्य का मापन करता है तो वह परीक्षण कैसा कहलाता है, वैध परीक्षण कहलाता है। यानी वह गुण जो है उसका वैधता कहलाता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो सारी विशेषताएं हैं ये मूल्यांकन की भी है, क्योंकि देखिए आप समझने का प्रयास कीजिए, मूल्यांकन के अंतर्गत ही उपलब्धि परीक्षण शामिल है, क्योंकि मूल्यांकन के लिए उपलब्धि परीक्षण एक साधन है और उपलब्धि परीक्षण लिया जाता है। तो इसलिए उपलब्धि परीक्षण की जो विशेषता होगी वो सारी मूल्यांकन की भी विशेषताएं होगी। इसलिए एक उत्तम मूल्यांकन की विशेषता या एक उत्तम उपलब्धि परीक्षण की विशेषता, दोनों रूप में प्रश्न पूछा गया है और पूछा जा सकता है। तो आपको बस ये ध्यान रखने हैं, तकनीकी कसौटियों में वैधता आपका पहला है, और पहला उसमें क्या है, आपके उद्देश्य की पूर्ति। उद्देश्य की पूर्ति यानी जिस उद्देश्य से उसका निर्माण किया जाए, अगर वह उस उद्देश्य की पूर्ति करता है तो वह गुण आपके क्या कहलाता है, वैधता कहलाता है। दूसरा हम देखेंगे विश्वसनीयता। विश्वसनीयता जो है, यहाँ से अब तक रीड में 3 प्रश्न पूछे गए और तीनों प्रश्न जो है वो साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान के अंतर्गत पूछे गए हैं। विश्वसनीयता को इंग्लिश में कहते हैं रिलायबिलिटी। यहाँ पर देखेंगे रीड में जो प्रश्न पूछे गए उनके बारे में एक बार हम बात करेंगे और फिर इसके अर्थ के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, प्रश्न पूछा गया था कि विश्वसनीयता से तात्पर्य है, और वहां पर कई सारे ऑप्शंस थे, उसमें से सही आंसर क्या होगा, आपके प्राप्तांकों की बारंबारता यानी कंसिस्टेंसी इन स्कोर। ये कंसिस्टेंसी जो अंग्रेजी वर्ड लिखा हुआ है, यह आपके जिस किसी भी ऑप्शंस में देखने को मिल जाए, वह आपके क्या, जिस किसी भी प्रश्न में, तो वह आपके विश्वसनीयता से जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि विश्वसनीयता का अर्थ क्या होता है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन एक बार देखिए, आप बालक की परीक्षा द्वारा मापी हुई योग्यता के सही मूल्यांकन में अगर स्थायित्व हो तो वो उसे क्या कहते हैं। तो ये भी प्रश्न आपके रीड में पूछा गया है, रीड 2015 लेवल 2 साइकोलॉजी के अंतर्गत। तो वह गुण आपके क्या कहलाएगा, विश्वसनीयता कहलाएगा। यानी मूल्यांकन में क्या हो, स्थायित्व, और वहां भी अंग्रेजी ट्रांसलेट इसका क्या था, कंसिस्टेंसी। अब तीसरा प्रश्न जो पूछा गया था रीड 2022 लेवल 2 शिफ्ट फॉर साइकोलॉजी में, वहां पूछा गया था कि परीक्षण की विश्वसनीयता का संदर्भ दो भिन्न अवसरों पर एक ही परीक्षण पर किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त लब्धांक का अर्थ होता है प्राप्तांक,
जो आपके अंक प्राप्त हो रहे हैं उसकी संगति से हैं। लेकिन यहाँ भी देखिए हिंदी में नाम चेंज है लेकिन इंग्लिश में क्या है, कंसिस्टेंसी। अब एक बार एक शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ, देखिए आप ये कंसिस्टेंसी वर्ड जो है ये तीनों जगह जो प्रश्न पूछा गया तीनों में लैंग्वेज में क्या था, अंग्रेजी अनुवाद इसका क्या था, कंसिस्टेंसी। अगर आप कंसिस्टेंसी शब्द को ही पकड़ लें, कीवर्ड है ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको पकड़ के चलते हो तो विश्वसनीयता वाला प्रश्न आपके कभी गलत नहीं होगा। क्योंकि देखिए हिंदी में तो नाम चेंज हो गया है, यहाँ बारंबारता लिखा हुआ था, यहाँ पर स्थायित्व लिखा हुआ था और यहाँ पर क्या था, संगति लिखा हुआ था, ठीक है। लेकिन अंग्रेजी में आपको कंसिस्टेंसी वर्ड जो है वही आपको सफलता दिलाने वाला है। अब आखिर ये होता क्या है, तो देखिए आप इसमें क्या होता है, देखिए परीक्षण की पुनरावृत्ति की जाती है। परीक्षण की पुनरावृत्ति यानी एक बालक ने टेस्ट दिया है, उस बालक का बार बार टेस्ट लिया जाता है, अलग अलग समय पर बार बार टेस्ट लिया जाता है, भले ही उसी शिक्षक द्वारा लिया जाए चाहे किसी अन्य शिक्षक द्वारा लिया जाए, लेकिन परिस्थितियां समान होनी चाहिए और बालक वही होना चाहिए और परीक्षण भी यानी टेस्ट भी, पेपर भी वही होना चाहिए। अगर उस बालक की जांच की जाएगी तो उसके प्राप्तांकों में क्या होगा, बारंबारता होगी, लगभग समानता, ये आप ध्यान रखिएगा, बिल्कुल समानता नहीं होगी, एक्यूरेसी नहीं होगी, क्या होगा इसमें, लगभग समानता होगा। देखिए अब मैं यहाँ पर समझाने का प्रयास करता हूँ आपको कि छात्र वही है, मतलब जिस छात्र का पहले टेस्ट लिया था उसी छात्र का वापस टेस्ट ले रहे हैं, प्रश्न पत्र भी वही है, ठीक है, परिस्थितियां भी सारी क्या है, समान है। अब परीक्षक यानी परीक्षा लेने वाला भले ही चेंज हो जाएगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, परीक्षक जो है पहले वाला वह भी हो सकता है और दूसरा भी हो सकता है। समय या अवसर अलग अलग होंगे, लेकिन समय या अवसर जो होंगे वो क्या होंगे, अलग अलग अवसरों पर या अलग अलग समय पर। देखिए ये रीड में भी पूछा गया था, दो भिन्न अवसरों पर, तो अलग अलग अवसर भी हो सकते हैं, समान अवसर भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी उसके अंकों में क्या हो, लगभग समानता, और इस लगभग समानता को ही क्या कहते हैं, कंसिस्टेंसी। क्या कहते हैं, कंसिस्टेंसी। तो पुनः परीक्षण, बार बार परीक्षण, फिर भी अंकों में क्या है, लगभग समानता, यही गुण आपके क्या कहलाता है, विश्वसनीयता। अब इतनी डिटेल से आपको कहीं भी पढ़ने को नहीं मिलेगा जितना मैंने आपको प्रश्नों के माध्यम से भी बताया और शानदार तरीके से लिखकर भी आपको समझाने का प्रयास किया है। अब आप देखेंगे अगला गुण है अपने वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता का गुण जो है इसको अंग्रेजी में कहते हैं ऑब्जेक्टिविटी। ये वस्तुनिष्ठता का जो गुण है इसके अंतर्गत क्या होगा, प्राप्तांकों की एक रूपता होगी। प्राप्तांकों की क्या होगी, एक रूपता, यानी प्राप्तांक क्या होंगे, समान प्राप्त होंगे। वहां पर देखिए लगभग समान थे और यहाँ पर क्या है, समान, यानी प्राप्तांकों की एक रूपता यानी यूनिफॉर्मिटी। एक रूपता वहां पर कंसिस्टेंसी वर्ड था विश्वसनीयता के अंतर्गत, यहाँ वस्तुनिष्ठता के अंतर्गत यूनिफॉर्मिटी शब्द है। इसमें उत्तर जो होंगे वो क्या होंगे, यूनिक होंगे। मतलब वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का आपने देखा होगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, दो प्रकार से होते हैं, प्रत्यास्मरण और प्रत्याभिज्ञान। प्रत्यास्मरण के अंतर्गत साधारण प्रत्यास्मरण और रिक्त स्थान होते हैं, और प्रत्याभिज्ञान के अंतर्गत मिलान वाले प्रश्न भी होते हैं, अबसदों वाले प्रश्न भी होते हैं, वर्गीकरण वाले प्रश्न भी होते हैं। और वहां पर जो है आपको वस्तुनिष्ठता का गुण जो है वो देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि उत्तर क्या होते हैं, अद्वितीय, यानी एक यूनिक आंसर होता है उस आंसर में। और वहां पर जो है परीक्षक जो होता है वो बदल भी जाएगा, लेकिन क्योंकि उसका उत्तर क्या होता है, निश्चित होता है। जैसे भारत की राजधानी क्या है, तो भारत की राजधानी नई दिल्ली है। अब वो परीक्षक चाहे चेंज हो, या यूं कह सकते हैं कि परीक्षक अगर चेंज हो रहा है लेकिन फिर भी उसके बालक के अंकों में क्या होगी, समानता होगी। क्या होगी, समानता। क्योंकि आप उस प्रश्न पत्र को, जैसे अबसद वाला कोई प्रश्न पत्र है या यूं कह सकते हैं रिक्त स्थान वाला प्रश्न है, उसको आप कई जनों से चेक करवा लो, लेकिन वो आंसर अगर उसने लिखा है तो सभी द्वारा जो है समान अंकन किया जाएगा, यानी अंकों में क्या होगी, समानता होगी, एक रूपता होगी, यानी यूनिफॉर्मिटी होगी। पक्षपात की कोई संभावना नहीं होती है, आत्मनिष्ठता नहीं होती, मतलब पक्षपात की संभावना नहीं होती, यानी वस्तुनिष्ठता का गुण होता है। इसका मतलब इसमें कोई भी आत्मनिष्ठता का गुण नहीं पाया जाता है। यानी कि आपने 5 अबसदों वाले प्रश्न हैं, अगर आपने वो किए हैं परीक्षा में, अगर उस कॉपी को भले ही 50 शिक्षक द्वारा चेक किया जाए, लेकिन फिर भी आपके 5 अंक जो है आपने सही किए हैं तो पांचों में आपको मार्क्स मिलने वाले हैं, कोई भी आपके अंक जो है वो नहीं काट सकता। लेकिन निबंधात्मक प्रश्नों में क्या होता है, वहां पर आपको सार रूप में लिखना, शिक्षक का जिस प्रकार से मूड होता है उसके व्यक्तित्व का भी प्रभाव पड़ता है, लेकिन यहाँ पर वस्तुनिष्ठता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब वस्तुनिष्ठ जो परीक्षण होगा वो आप ध्यान रखिएगा, वस्तुनिष्ठ परीक्षण हमेशा वैध भी रहता है और क्या रहता है, विश्वसनीय भी रहता है। इसमें वैधता और विश्वसनीयता का गुण पाया जाता है। कुल मिलाकर वस्तुनिष्ठ परीक्षण जो होता है वो क्या होता है, उत्तम परीक्षण होता है, एक उत्तम परीक्षण होता है। अब आप देखेंगे वस्तुनिष्ठता दो प्रकार से, एक तो प्रश्नों की वस्तुनिष्ठता और दूसरी है अंकन की वस्तुनिष्ठता। प्रश्नों की वस्तुनिष्ठता से तात्पर्य है कि प्रश्न ऐसे होंगे या उसकी लैंग्वेज ऐसी होगी कि सभी छात्र जो है उसको पढ़कर एक समान अर्थ निकालेंगे। मतलब सभी छात्रों को पता चलेगा कि इसका क्या अर्थ है और सभी बच्चों को एक ही प्रकार का अर्थ पता चलेगा। कि जैसे भारत की राजधानी पूछी जा रही है तो सभी बच्चों को ये प्रश्न पढ़ने के बाद पता चल जाएगा कि हाँ, इस प्रश्न में जो है भारत की राजधानी के बारे में प्रश्न पूछा गया है। यानी कि प्रश्नों की भी क्या होगी, वस्तुनिष्ठता होगी। दूसरा है अंकन की वस्तुनिष्ठता,
यानी परीक्षक के व्यक्तित्व का, भाव, मूड का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी भले ही मैं चाह रहा हूं किसी बच्चे के अगर नंबर काटना, लेकिन फिर भी मैं उसके नंबर नहीं काट सकता, क्योंकि वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, अबसद है, उसमें मैं किसी भी प्रकार का हेरफेर हम नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, अगर हम बढ़ाना भी चाहें किसी के नंबर तो भी उसमें हम नहीं बढ़ा सकते हैं। एक यूं कह सकते हैं कि व्यवस्थित तरीके से वस्तुनिष्ठता के साथ उसका क्या होगा, मापन होगा। अब देखें, नेक्स्ट देखेंगे विभेदकारिता। अब विभेदकारिता का गुण क्या कहता है? विभेदकारिता का सामान्य अर्थ होता है, अंग्रेजी अनुवाद होता है डिस्क्रिमिनेशन, यानी विभेद करना। अब देखिए, थर्ड ग्रेड 2022 लेवल 1 में प्रश्न पूछा गया है कि सरल, मध्यम, जटिल, यानी तीनों प्रकार के जो प्रश्न, सभी प्रकार के प्रश्न हो, अर्थात प्रश्नों का स्तर क्या हो, अलग अलग हो, तो उसे कौन सा गुण पाया जाता है ऐसे प्रश्न पत्र में? तो कौन सा गुण पाया जाएगा? विभेदकारिता। विभेदकारिता का मतलब होगा अलग अलग। क्या होगा? अलग अलग, यानी वर्गीकरण करने में क्या होगी, आसानी होगी। जैसे कि सरल प्रश्न भी होंगे, मध्यम भी होंगे, जटिल प्रश्न भी होंगे, कमजोर बच्चों के लिए भी प्रश्न होंगे, मतलब कमजोर सामान्य बच्चे और प्रतिभाशाली, तीनों प्रकार के बच्चों में क्या है, अंतर, वर्गीकरण और विभेद करने में क्या हो, सफल हो। सरल प्रश्न भी थे उसमें, मध्यम भी थे और जटिल भी थे। अब जो कमजोर बालक है वो सरल प्रश्नों को ही कर पाएगा, सामान्य बालक जो है वो सरल और मध्यम प्रश्नों को कर पाएगा, और प्रतिभाशाली बालक जो है तीनों प्रकार के प्रश्नों को हल कर पाएगा। तो जैसे ही आप उसकी जांच करोगे, मूल्यांकन करोगे, तब आपको पता लग जाएगा कि कौन सा छात्र कमजोर है, कौन सा सामान्य है, कौन सा प्रतिभाशाली है। कुल मिला के विभेद करने का जो गुण है, जिस परीक्षण में होगा, वह आपके कहलाएगा विभेदकारिता का गुण। नेक्स्ट है व्यापकता। व्यापकता का अंग्रेजी अनुवाद है कॉम्प्रिहेंसिवनेस, यानी कॉम्प्रिहेंसिवनेस जो है इसका अंग्रेजी अनुवाद है। और इसका अर्थ क्या है? देखिए, पाठ्यक्रम के प्रत्येक बिंदु, या यूं कह सकते हैं अधिकाधिक बिंदुओं से प्रश्नों का पूछा जाना। पाठ्यक्रम के अधिकाधिक अंश जो है वहां से प्रश्नों का पूछा जाना ही आपके क्या कहलाता है? व्यापकता कहलाता है। निबंधात्मक परीक्षा की तुलना में वस्तुनिष्ठ परीक्षा अधिक व्यापक होती है। वस्तुनिष्ठ परीक्षा अधिक व्यापक क्यों होती है, तो आगे हम पढ़ेंगे। क्योंकि वस्तुनिष्ठ परीक्षा होती है उसमें प्रश्न क्या होते हैं, अधिक होते हैं। जैसे आप समझने का प्रयास कीजिए, जैसे आपके 50 अंक का एक पेपर है, 50 अंक का पेपर है, उसको वस्तुनिष्ठ तरीके से बनाओगे तो उसमें आप 50 प्रश्न भी ले सकते हो, क्योंकि एक एक अंक आप देकर उस 50 प्रश्न तैयार कर सकते हो। अब 50 प्रश्न आप तैयार करोगे तो 50 प्रश्नों के लिए, जैसे आपके चैप्टर मतलब पूरी बुक में जो है 10 अध्याय हैं, तो प्रत्येक अध्याय से आप 5-5 प्रश्न जो है वो ले सकते हो आसानी से। लेकिन देखिए, 5-5 प्रश्न आप लोगे, 50 प्रश्न हो जाएंगे, तो यानी कि आपके पाठ्यक्रम का अधिकांश बिंदु कवर हो जाएंगे, अधिकांश बिंदुओं से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। लेकिन निबंधात्मक प्रश्न अगर बनेंगे तो वही आपके बनेंगे, देखिए 10-10 अंक के या 5-5 अंक के मान सकते हो भले। तो 5 अंक के प्रश्न बनेंगे तो कितने प्रश्न बनेंगे? 10 प्रश्न ही बनेंगे। अब 10 प्रश्न में हो सकता है कोई अध्याय छूट जाए, या प्रत्येक अध्याय से एक एक बिंदु से ही प्रश्न पूछा जा सकता है। तो कुल मिलाकर व्यापकता का गुण किस प्रकार के प्रश्नों में अधिक पाया जाता है? वस्तुनिष्ठ परीक्षा में जो है अधिक पाया जाता है। व्यापकता देखिए कितने प्रकार की होती है। एक होती है आपके दायरे की व्यापकता, एक होती है आपके विषयों की व्यापकता, और एक होती है आपके उपकरणों की व्यापकता। इनके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक जो अपना है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, वहां पर व्यापक शब्द जो दे रखा है उसके अंतर्गत हम देखेंगे। इसके अलावा अवसरों की व्यापकता भी होती है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। दायरे की व्यापकता का क्या अर्थ है? व्यवहार के तीनों पक्ष सम्मिलित रहते हैं। तीनों पक्षों का क्या तात्पर्य है? तीनों पक्षों का तात्पर्य आपके संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, तीनों प्रकार के पक्षों को शामिल करके जो है प्रश्न बनाए जाएंगे। तो ऐसी व्यापकता क्या कहलाएगी? दायरे की व्यापकता। विषयों की व्यापकता यानी पाठ्यक्रम के अधिकतम भाग या अधिकतम विषय वस्तु को कवर करने वाला जो परीक्षण होगा, और ऐसा परीक्षण आपके कौन सा होगा? वस्तुनिष्ठ परीक्षण होगा। और ये गुण क्या कहलाएगा? आपकी व्यापकता का गुण कहलाएगा। उपकरणों की व्यापकता। अब उपकरणों की व्यापकता यानी मूल्यांकन की विभिन्न प्रकार की प्रविधियां जो हैं उनका उपयोग किया जाएगा। चाहे उसमें आप चेकलिस्ट वगैरह भी ले सकते हो, रेटिंग स्केल ले सकते हो, उसके अलावा लिखित मौखिक परीक्षा या प्रायोगिक परीक्षा हो सकती है। ये सभी जो है मूल्यांकन के उपकरण हैं। गुणात्मक उपकरण भी है, परिमाणात्मक भी है। परिमाणात्मक में आपने देखा होगा कि हमने बात की थी कि जिसमें आपके लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा और प्रायोगिक परीक्षा थी। और गुणात्मक के अंतर्गत आपके साक्षात्कार था, प्रश्नावली थी, प्रश्नोत्तरी थी। उसके अलावा चेकलिस्ट हो गया, रेटिंग स्केल हो गया, एनेक्डोटल रिकॉर्ड हो गया, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड हो गया। ये सारे जो है मूल्यांकन के अलग अलग उपकरण हैं। तो उपकरणों की भी क्या रहेगी? इसमें व्यापकता रहेगी। नेक्स्ट हम देखेंगे मानकीकरण, यानी कि एक स्टैंडर्ड जो पेपर होता है वो किस प्रकार का होता है। देखिए, परीक्षण विधि, उपकरण, फलांकन विधि एवं मानक क्या होने चाहिए उसके? निश्चित हो। मतलब एक ऐसा परीक्षण जिसके सारी मानक क्या हो? निश्चित हो, निश्चित मानक हो। वह आपके कौन सा गुण कहलाता है? मानकीकरण का गुण कहलाता है। यहाँ से रीड में प्रश्न नहीं पूछा गया है। देखिए, हम जिस प्रकार से क्लासेस आपके लिए लेके आ रहे हैं उससे आपको दो बेनिफिट हो रहा है। पहला तो आपको विषय वस्तु भी प्राप्त हो रही है, और दूसरा ये भी है कि क्या पढ़े क्या छोड़े इसके बारे में भी आपको जानकारी प्राप्त हो रही है। क्योंकि हमने जो है
साथ के साथ आपके थ्योरी के साथ विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को भी समझाने का प्रयास किया है, उनके ईयर भी लिखे हुए हैं, ताकि आपको पता लगता है कि आखिर प्रश्न जो है किस कंटेंट से आते हैं, किसको पढ़ सकते हैं और किसको छोड़ सकते हैं। तो ये आप विशेष यहाँ पर बेनिफिट आपको मिल रहा है, जो कि आपके मैंने तो कोई ऐसी बुक या कोई ऐसी कोचिंग क्लासेस नहीं देखी हैं जहाँ पर आपको ये साथ के साथ थ्योरी के साथ ईयर लिखे हो, क्योंकि सभी का उद्देश्य कहीं ना कहीं कोर्स बेचना है और हमारा ऐसा उद्देश्य नहीं है। हमने पहले भी आपको बताया था कि केवल हमने 2 कोर्स कर रखे, वो भी एक केवल सेवा शुल्क के रूप में 49 रुपीज़ का एक कोर्स है, जिसमें 5000 अब तक पूछे गए प्रश्न है रीट परीक्षा में, क्योंकि वहाँ से कम 40 से 50 प्रश्न रिपीट होते हैं हर बार। क्योंकि अब इतने सारे प्रश्न, अब देखिए आप, भले आप 2022 का जो पेपर उठा के देखेंगे तो आप देखेंगे कि 2012, 15, 17 से और 21 से रिपीट हुए हैं प्रश्न, तो निश्चित तौर पर अब भी जो है वो प्रश्न रिपीट होंगे। इसलिए हमने आरटीआर 2011 से लगाकर थर्ड ग्रेड 2021 तक, सॉरी थर्ड ग्रेड 2022 तक जो है हमने प्रश्नों को शामिल किया है, सभी प्रश्नों को पेपर वाइज ऑब्जेक्टिव रूप में, ताकि बार बार आप टेस्ट दे सको और आपको है कहीं भी जो है भटकने की आवश्यकता न हो। इसलिए 49 रुपीज़ का ये कोर्स है। दूसरा कोर्स अपना जो है आपको पता है 31 रुपीज़ का है, वो आपके हैं शिक्षण वीडियो का, जिसमें आपको पीडीएफ भी मिल रही है। पीडीएफ प्रिंट नहीं ले सकते हैं, उसमें आप पढ़ सकते हैं पीडीएफ को, और पीडीएफ को पढ़ने के बाद आप जिस पीडीएफ में जिस प्रकार से टॉपिक वाइज पीवाईक्यू दे रखे हैं, उसी प्रकार से आपको टेस्ट फॉर्मेट में भी दिए गए हैं उसी कोर्स के अंतर्गत, ताकि आप पीडीएफ को पढ़ने के बाद आप टेस्ट भी दे सको। और क्लासेज जो है आपकी यूट्यूब पर जो है निःशुल्क चल ही रही है। हम चाहें तो ये कोर्स जो है वो पेड कोर्स के अंतर्गत भी बेच सकते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य ये नहीं है। हमारा उद्देश्य ये है कि सभी बच्चों तक शिक्षा जो है आसानी से पहुंचे और ऐसा शानदार कंटेंट पहुंचे कि रीट परीक्षा के बाद जब बच्चा पेपर देखे और अन्य साथियों के साथ चर्चा करे तो निश्चित तौर पर अपने चैनल के लिए वो सजेशन दे, और ऐसा हम चाहते हैं। और निश्चित तौर पर हमें पूरा विश्वास है कि एक दिन जो है ये चैनल बहुत बड़ा जो है आपके सपोर्ट की वजह से होने वाला है। अब हम बात करेंगे, देखिए, वस्तुनिष्ठ तथा निबंधात्मक प्रश्न जो है, अब निबंधात्मक, वस्तुनिष्ठ और निबंधात्मक प्रश्न भी कह सकते हैं, वस्तुनिष्ठ या निबंधात्मक परीक्षण भी कह सकते हैं, और वस्तुनिष्ठ और निबंधात्मक परीक्षा भी कह सकते हैं। इनके अंतर क्या अंतर है, तो इनके अंदर जो भी अंतर होगा उनके हम बात करेंगे। इसलिए मैंने यहाँ पर देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न या परीक्षण लिखा है इधर, और इधर लिखा है निबंधात्मक प्रश्न या परीक्षण। देखा जाए तो इनके गुण दोष जो है एक दूसरे के विपरीत हैं। जो वस्तुनिष्ठ परीक्षा का गुण है वही आपके निबंधात्मक परीक्षा का क्या है, दोष है। इसलिए हमने पैरेलल लेकर, समांतर लेके चलते हुए, यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया ये एरो के माध्यम से कि जो इसके गुण होंगे वस्तुनिष्ठ के, वही निबंधात्मक के क्या होंगे, दोष होंगे, और जो निबंधात्मक के गुण होंगे वो वस्तुनिष्ठ के क्या होंगे, दोष होंगे। तो इस प्रकार से हमने शानदार तरीके से यहाँ पर लिखने का प्रयास किया है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि भाषा के प्रश्न पत्र, यानी कि भाषा का जो उपलब्धि परीक्षण होता है उसमें किस चीज़ का समावेश होना आवश्यक है। तो ज्ञान, अवबोध और अभिव्यक्ति से पूर्ण प्रश्न हो। यानी प्रश्न कैसे होने चाहिए, ज्ञान, अवबोध और अभिव्यक्ति, तीनों प्रकार के प्रश्न होने चाहिए। ये आपके रीट 2022 लेवल 2 में पूछा गया है। अब हम क्रमशः आगे एक एक करके बात करेंगे। देखिए, वस्तुनिष्ठ परीक्षण और निबंधात्मक परीक्षण जो है उसके अंदर क्या गुण और दोष हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पर बताने का प्रयास करूंगा। देखिए कि अपनी जो, ये देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न आखिर क्या होते हैं। तो वस्तु प्रश्न जो होते हैं, परीक्षा जो होती है वो 2-3 प्रकार से होती है। देखिए, परिमाणात्मक परीक्षा जो होती है, यानी कि मात्रात्मक, वो 3 प्रकार से होती है, लिखित, मौखिक और प्रायोगिक। तो यहाँ पर हम केवल बात कर रहे हैं वस्तुनिष्ठ परीक्षा के बारे में। लिखित के अंतर्गत देखिए वस्तुनिष्ठ परीक्षा है, और अतिलघुतरात्मक और लघुतरात्मक वगैरह ये प्रश्न भी है निबंधात्मक, लेकिन हम वस्तुनिष्ठ के बारे में बात कर रहे हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है वो किस प्रकार से होते हैं, 2 प्रकार से, प्रत्यास्मरण और प्रत्यभिज्ञान। प्रत्यास्मरण यानी होता है रिकॉल, यानी कि आपको स्मृति के आधारित होते हैं, या आपको क्या करने होते हैं, याद करने होते हैं। और प्रत्यभिज्ञान यानी इसमें क्या करना पड़ता है, आपको पहचान करनी होती है, यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं रिकॉग्नाइज। रिकॉग्नाइज जो होता है, रिकॉग्नाइजेशन, और वह आपके यहाँ पर काम आएगा। प्रत्यास्मरण में क्या होता है, सामान्य प्रत्यास्मरण होता है, और दूसरा होता है आपके, यानी वन लाइनर जो होता है ना, यूँ कह सकते हैं वन लाइनर जो होता है वो आपके एक प्रकार से क्या होगा, सामान्य प्रत्यास्मरण प्रश्न। दूसरा आप देख सकते हैं कि रिक्त स्थान की पूर्ति। रिक्त स्थान की पूर्ति में भी आपको जो याद किया हुआ स्मरण शक्ति में है आपके, उसके आधार पर आपको जवाब देना होता है। ये आपके हैं रिक्त स्थान पूर्ति। ये दोनों आगे आपके स्मरण। देखिए, स्मरण यानी होता है याद। प्रत्यभिज्ञान, ठीक है, प्रत्यभिज्ञान का मतलब होता है पहचान, और इसके अंतर्गत आपके होते हैं बहुविकल्प प्रश्न होते हैं एक तो, यानी कि अबसद वाले प्रश्न होते हैं, ऑब्जेक्टिव, ठीक है। दूसरे आपके देखिए एकांतर प्रत्युत्तर। एकांतर प्रत्युत्तर का अर्थ होता है सत्य असत्य वाले प्रश्न। तीसरा है आपके मिलान पद, और मिलान को ही कहते हैं युगलीकरण, यानी जोड़ा बनाओ, ठीक है। तीसरा है आपके वर्गीकरण रूप, यानी संगत असंगत की पहचान करना, यानी यूँ कह सकते हैं कि असंगत की पहचान करना, यानी विषम को चुनना भी कह सकते हैं। विषम को चुनना है या वर्गीकरण करना है अलग अलग, ये आपके हो जाएगा इसके अंतर्गत। सादृश्य अनुभव रूप,
ये प्रश्न भी जो है आपके सादृश्य अनुभव वाले, ये भी आपके किसके अंतर्गत आएंगे, प्रत्याभिज्ञान के अंतर्गत आएंगे। अब देखिए हम यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हम बात की है। अब इनकी विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और वस्तुनिष्ठ के अलावा एक प्रश्न का प्रकार हो रहा है निबंधात्मक। अब ये निबंधात्मक प्रश्न जो है उनकी और वस्तुनिष्ठ की ही हम तुलना यहाँ पर करने वाले हैं। देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न से एक बार आप इस पूरी विषय वस्तु को समझने के लिए मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न वो होते हैं जैसे आपके अबसद वाले जो प्रश्न है उनको मान के चलिए, उसी को सोचते हुए आप इन सभी प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं। अबसद वाले प्रश्नों को आप मान लीजिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और आपके थ्योरी वाले जो लिखने वाले हैं जैसे निबंध वगैरह लिखना है वो आपके क्या हो गया, जैसे निबंधात्मक प्रश्न। अब यहाँ पर इस प्रकार से आप तुलना करोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए मूल्यांकन, निष्पक्ष मूल्यांकन जो है, निष्पक्ष मूल्यांकन ये वस्तुनिष्ठ परीक्षा प्रश्न जो है या परीक्षा है उसका गुण है। क्यों? क्योंकि इसमें कैसा गुण पाया जाता है, वस्तुनिष्ठता का गुण पाया जाता है। यानी कि अबसद वाले प्रश्नों को जब आप दो स्टूडेंट है और दोनों ने सही किया है तो अध्यापक किसी एक का गलत नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसकी इच्छा से उसके मनोभाव का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन यही बात करें हम निबंधात्मक प्रश्नों की तो वहां पर क्या होगा, आपको थ्योरी रूप में लिखना पड़ेगा, व्याख्यात्मक रूप में। और वहां पर अगर किसी शिक्षक को भेदभाव करना है, आत्मनिष्ठता यानी व्यक्तिनिष्ठता का गुण अपनाता है, पक्षपात की संभावना रहती है, तो वह क्या हो सकता है कि एक बच्चे को 10 में से 10 दे दे और दूसरे बच्चे को 10 में से 8 दे दे। ये उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर यह दोष हो जाएगा किसका, निबंधात्मक प्रश्नों का। अब वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का गुण क्या है, इसमें रटन से मुक्ति मिलती है। यानी इसमें बालक को क्या है, रटना नहीं पड़ता है, रटन से मुक्ति मिलती है। जबकि निबंधात्मक प्रश्नों में रटन पद्धति का क्या होता है, विकास होता है या रटन पद्धति को बढ़ावा मिलता है। इसमें प्रश्न क्या है, सब बालक जो है वो रटने का प्रयास करते हैं, शब्द टू शब्द और लाइन टू लाइन जो है आप याद करते हैं। आपने खुद ने भी जो है निबंधात्मक प्रश्नों को बार बार रटा होगा। अब देखेंगे हल करने में कम समय लगता है। यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होते हैं अबसद, इनको हल करने में क्या होता है, कम समय लगता है। अब ये पूरे आपको देखिए याद नहीं करने, हर चीज आपको समझना है केवल कि समय किस में अधिक लगेगा किस में कम लगेगा हल करने में। तो अबसद वाले प्रश्न होगा, एक प्रश्न उसको हल करने में ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 सेकंड या 1 मिनट लग सकता है। लेकिन निबंधात्मक प्रश्न को आप हल करोगे तो कम से कम 5-10 मिनट तो आपके लगेंगे, इसलिए इसको हल करने में अधिक समय लगता है। तो देखिए जो वस्तुनिष्ठ का गुण है वही निबंधात्मक का दोष बनता जा रहा है। देखिए अब वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की जांच या मूल्यांकन करना क्या है, आसान है, क्योंकि अबसद वाले प्रश्न है उनको जांच करना आपको क्या है, आसान है, कम समय में जांच हो जाएगी। लेकिन इसमें क्या होगा, निबंधात्मक प्रश्नों की जो जांच होगी वो कठिन होगी। उसमें एक एक लाइन, एक एक पंक्ति को पढ़ते हुए जो है आपको टिक करना होगा और किस प्रकार से उसको नंबर देने, कम देने, ज़्यादा देने, उचित प्रकार से किस प्रकार से उसका जो है मूल्यांकन करना है, उसके बारे में आपको कठिनाई महसूस होगी। वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होते हैं उसमें क्या होता है, उत्तर संक्षिप्त व अद्वितीय होते हैं। यानी कि अगर राजस्थान के जिलों के बारे में पूछा जाए, अगर पुराने भौगोलिक दृष्टिकोण से 33 जिले थे, अब वो 33 जिले हैं, वो सभी के लिए 33 जिले हैं और ये अद्वितीय आंसर है। 33 का 34 भी नहीं हो सकता और 32 भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर जांच करना क्या होगा, आसान, और उत्तर भी क्या होंगे, संक्षिप्त और अद्वितीय। लेकिन निबंधात्मक प्रश्नों में उत्तर क्या होते हैं, बड़े और अनिश्चित होते हैं, क्योंकि हो सकता है थ्योरी में किसी ने कुछ और लिखा हो, किसी ने कुछ और लिखा हुआ, सब अपने अपने विचार से अपने अपनी लेखन शैली जो है उस प्रकार से उसको लिखने का प्रयास करते हैं। और देखिए आप वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न होते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, उनमें देखिए वेदता, विभेदकारिता, विश्वसनीयता और वैज्ञानिकता का गुण पाया जाता है। और निबंधात्मक प्रश्नों में वेदता, विभेदकारिता, विश्वसनीयता और वैज्ञानिकता का क्या रहता है, अभाव रहता है। दूसरा देखेंगे आप व्यापकता। वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है वो अधिक व्यापकता वाले गुण लिए होते हैं। क्यों? क्योंकि प्रश्नों की संख्या अधिक होती है, इसलिए संपूर्ण पाठ्यक्रम से या संपूर्ण पाठ्यक्रम का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी संपूर्ण पाठ्यक्रम से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जो कि मैंने आपको ऊपर बताया था एक उत्तम उपलब्धि परीक्षण की विशेषताओं के जब हमने देखा था तकनीकी कसौटियों के अंतर्गत व्यापकता, तब बताया था कि पाठ्यक्रम के प्रत्येक अंश से प्रश्नों का पूछा जाने का गुण जो है वही आपके व्यापकता कहलाता है, कॉम्प्रिहेंसिवनेस। यहाँ पर देखिए निबंधात्मक प्रश्नों में क्या होगा, व्यापकता का अभाव होगा, क्योंकि प्रश्न क्या होंगे, कम होंगे। अब कम प्रश्न होंगे तो आपको कुछ अध्याय ऐसे भी रह जाएंगे जिससे आप प्रश्न नहीं पूछ पाएंगे। जैसे आपके अध्याय हैं 10 और प्रश्न आपको पूछने हैं 5, तो किसी 5 अध्याय से ही आप प्रश्न पूछ पाएंगे, तो वहां पर आपकी क्या हो जाएगी, समस्या हो जाएगी। ये अंतर हमने देखा था। वस्तुनिष्ठ का गुण था वो निबंधात्मक का क्या था, दोष। लेकिन अब यहां पर देखेंगे वस्तुनिष्ठ का जो दोष है वही निबंधात्मक का क्या बन जाएगा, गुण। जैसे कि देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको बनाने हैं तो 150 प्रश्न बनाने हैं, जैसे रीड के लिए, तो वहां पर आपको क्या होंगे, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसका निर्माण करना क्या है, कठिन है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का। लेकिन निबंधात्मक प्रश्नों का निर्माण करना क्या है, आसान। कि 1857 की क्रांति की विवेचना कीजिए, ये आपके प्रश्न तैयार हो गया। न तो आपको ऑप्शंस ढूंढने हैं ना कुछ करना है, तो इसमें प्रश्न पत्र का निर्माण क्या हो गया, आसान हो गया। अब यहाँ पर 150 प्रश्न बनाने यानी प्रश्नों की संख्या अधिक रहती है, इसलिए निर्माण में समय क्या होता है, अधिक लगता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रश्न क्या होते हैं, प्रश्न अधिक रहते हैं,
इसलिए निर्माण में क्या लगता है, समय अधिक लगता है। और यहाँ पर देखिए निबंधात्मक प्रश्नों में क्या होता है, प्रश्न कम होते हैं, प्रश्न क्या होते हैं, कम, इसलिए समय भी इसको क्या होता है, कम लगता है। अगला है देखिए, छात्र की भाषा संबंधी कमजोरी का पता नहीं लगता है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में। जैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में जैसे अबसद है, रिक्त स्थान वगैरह है, तो उसमें सीमित शब्दों में ही बालक जो है अपना जवाब देता है और वहां पर पहचान करनी होती है, मिलान वगैरह, तो भाषा संबंधी जानकारी नहीं मिलती है। लेकिन निबंधात्मक प्रश्नों में क्या होता है कि भाषा संबंधी कमजोरी का पता लगता है, क्योंकि जैसे निबंध वगैरह कुछ लिखा है उसने, तो उसमें भाषा का व्याकरणिक त्रुटियां वगैरह क्या है उस सब के बारे में जानकारी मिलती है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में अनुमान की संभावना रहती है, जिसे आप कहते हैं ना तुक्के, यानी कि आप जैसे कि 10 प्रश्नों में से आपको कुछ नहीं आता है तो आप तुक्के लगाएंगे वहां पर, तो हो सकता है कि 3 या 4 भी सही हो जाए। लेकिन निबंधात्मक में अगर आपको नहीं आ रहा है तो वो पूरा प्रश्न ही आपके क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, तो अनुमान की संभावना यहाँ पर नहीं रहेगी। नेक्स्ट देखेंगे, वस्तुनिष्ठ परीक्षण के दोष के अंतर्गत देखिए मौलिकता का अभाव रहता है, क्योंकि वस्तुनिष्ठ परीक्षण जो होता है उसमें आप मौलिक या अपने सृजन कुछ नहीं कर पाते, अपने विचारों का या भावों का कोई भी वर्णन वहां पर नहीं कर पाते। लेकिन वही निबंधात्मक प्रश्न जो होते हैं उसमें मौलिकता और सृजनात्मकता का विकास होता है, क्योंकि बालक अपने विचारों का सृजन करके वह आसानी से लिख सकता है। दूसरा हम देखेंगे कि विचार एवं चिंतन की स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अभाव होता है, यानी कमी होती है, क्योंकि इसमें वो बालक जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में वो विचार एवं चिंतन की स्वतंत्रता उसको नहीं होती है। लेकिन निबंधात्मक प्रश्नों में तो वो अपने विचार और चिंतन की स्वतंत्र अभिव्यक्ति के उसको क्या मिलते हैं, अवसर मिलते हैं। तो इस प्रकार से देखिए हमने यहाँ पर पढ़ने का प्रयास किया है। अब यहाँ पर पुनः एक बार देखिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न कौन कौन से होते हैं, प्रत्यास्मरण होते हैं, प्रत्याभिज्ञान होते हैं। प्रत्यास्मरण में साधारण प्रत्यास्मरण, रिक्त स्थान पूर्ति। प्रत्याभिज्ञान के अंतर्गत बहुविकल्पी होते हैं, सत्यासत्य भी होते हैं, जिसको एकांतर प्रत्युत्तर भी कहते हैं। और प्रत्याभिज्ञान के अंतर्गत और भी देखिए आप मिलान, युगलीकरण, वर्गीकरण, सादृश्य और विषम का चुनाव, ठीक है। और निबंधात्मक प्रश्नों के अगर प्रकार देखें, ये प्रश्नों के प्रकार है तो आलोचनात्मक प्रश्न, विश्लेषणात्मक प्रश्न और व्याख्यात्मक प्रश्न, इस प्रकार के प्रश्न निबंधात्मक में आपके पाए जाते हैं। अब यहां से रीट परीक्षा में कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए उनके बारे में हम शॉर्ट में यहां पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन का जो है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण का गुण है तो निष्पक्ष मूल्यांकन, ठीक है। दूसरा प्रश्न आपके देखिए कि निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों में वस्तुनिष्ठता का अभाव रहता है, तो आपके निबंधात्मक प्रश्नों में, यानी कि वस्तुनिष्ठता का अभाव यानी आपके आत्मनिष्ठता, और आत्मनिष्ठता आपकी किस में पाई जाती है, निबंधात्मक प्रश्नों में। यह आपके रीट 2012 लेवल 2 में पूछा गया है। आगे देखिए आप, अब देखेंगे हम कि और कौन कौन से प्रश्न यहाँ से पूछे गए। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न के अंतर्गत पूछा गया था कि निम्न में से कौन सी वस्तुनिष्ठ प्रश्न का दोष है, तो छात्र की भाषा संबंधी कमजोरी का पता नहीं लगता है। ये बात आपके रीट 2012 लेवल 1 में पूछी गई है। उसके बाद देखिए इसके अंतर्गत मौलिकता का भी क्या रहता है, अभाव रहता है, ये भी आपके रीट 2012 लेवल 2 में पूछा गया है। फिर आपके पूछा गया था निम्न में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का प्रकार है, और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का प्रकार दे रखा था मिलान, और बाकी सब देख रहे थे कि आपके आलोचनात्मक प्रश्न, विश्लेषणात्मक प्रश्न और व्याख्यात्मक, जो कि आपके क्या हो जाएंगे, निबंधात्मक प्रश्न के अंतर्गत, ठीक है। और प्रश्न देखिए यहां से कि निम्न में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का प्रकार है, तो यहां पर देखिए ऑप्शंस में दिया था सत्यासत्य प्रश्न, मिलान वाले प्रश्न और युगलीकरण प्रश्न, सादृश्य अनुभव वाले प्रश्न। तो ये सब तो आपके हो गए वस्तुनिष्ठ वाले, ठीक है। तो रीट 2012, रीट 2021 लेवल 1, रीट 2017 लेवल 1 और रीट 2021 लेवल 1, इन तीनों में प्रश्न पूछे गए हैं। और इसी प्रकार से प्रश्न पूछे गए कि निम्न में से कौन सा प्रश्न वस्तुनिष्ठ है और कौन सा वस्तुनिष्ठ नहीं है। तो इस प्रकार से आपको प्रश्नों के प्रकार भी याद रखने हैं। देखिए क्लास भले ही लंबी हो रही है और मैं स्पीड से समझाने का भी प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि पाठ्यक्रम भी आपके करवाना है पूरा, तो इस बात की भी हमें चिंता है। तो हम जो है अनावश्यक बात न करते हुए टू द पॉइंट चल रहे हैं। और यहाँ पर भी मैंने देखिए आपको बताया कि रीट 2021 लेवल 1 में, 17 लेवल 1 में और रीट 2021 लेवल 1 के अंतर्गत प्रश्न पूछे गए हैं। ये मैंने आपको वहाँ पर परीक्षण के अंतर्गत करवा दिया था, मूल्यांकन के अंतर्गत, परिमाणात्मक और गुणात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत। तो वापस ये आपको उतारने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहो तो यहाँ से उतार सकते हो। अब हम देखेंगे आगे वस्तुनिष्ठ और आपके निबंधात्मक प्रश्न हैं उनके मध्य क्या अंतर है, उसके बारे में डिटेल से बात की है। अब हम बात करेंगे मौखिक और लिखित परीक्षा के मध्य क्या अंतर है, और इसी के साथ अपना टॉपिक जो है यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए अगला टॉपिक हम सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पढ़ेंगे। और आज थोड़ी देर में जो है अपने NEP 2020 के अंतर्गत FLN की जो क्लास है वो भी अपलोड हो जाएगी। अब देखेंगे आप उपलब्धि परीक्षण के अंतर्गत मौखिक परीक्षण या मौखिक परीक्षा जो होती है उसके और लिखित परीक्षण और लिखित परीक्षा के मध्य क्या अंतर है। यहाँ से प्रश्न पूछे गए, तो बिल्कुल यहाँ से जो है 3 से 4 प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों के बारे में भी हम बात करेंगे। तो देखिए बहुत समय पहले से मौखिक परीक्षा चली आ रही है, और प्राचीन समय में जो वेद और उपनिषद की शिक्षा दी जाती थी, यानी कि आपके संस्कृत शिक्षण की जो प्राचीन विद्या है, संस्कृत शिक्षण की जो प्राचीन विद्या है, जिसके अंतर्गत आप आश्रम वाली जो गुरुकुल वाली जो व्यवस्था है, गुरुकुल शिक्षा पद्धति, गुरुकुल शिक्षा पद्धति में सारे कार्य कैसा होता है, मौखिक रूप से होता था, ठीक है।
लेकिन लिखित परीक्षा जो है वो आपके क्या होगी, मौखिक परीक्षा के बाद में विकसित हुई। मतलब लिखित परीक्षाओं का आविष्कार जो है, या यूँ कह सकते हैं कि प्रचलन में जो है कब आई है, वो बाद में आई है। पहले मौखिक रूप से ही परीक्षण किया जाता था। मौखिक परीक्षण के अंतर्गत देखिए, शलाका, वाद विवाद, शास्त्रार्थ, साक्षात्कार यानी मौखिक वार्तालाप या प्रश्नोत्तरी, इन तरीकों से जो है आपका मौखिक परीक्षण होता। लेकिन सभी लिखित परीक्षाएं जो है वो आपके किसके अंतर्गत आएगी, लिखित परीक्षण के अंतर्गत आएगी। लिखित परीक्षण में सभी लिखित परीक्षा आएगी। प्रश्नावली जिसको कहते हैं वो भी आपके लिखित प्रश्न के अंतर्गत आएगी, क्योंकि प्रश्नावली को पेपर पेंसिल टेस्ट कहा जाता है। पेपर पेंसिल टेस्ट कहा जाता है, यानी कि उसमें क्या होता है, लिखकर जो है प्रश्नों का जवाब देना होता है। जबकि प्रश्नोत्तरी आपके होती है वो मौखिक होती है, क्योंकि इसमें बोलकर जो है जवाब देना होता है। और प्रश्नोत्तरी विधि के जनक मैंने आपको बताया था पहले कि सुकरात प्रश्नोत्तरी विधि के जनक हैं, और प्रश्नावली विधि के जनक कौन है, आपके वुडवर्थ हैं। अब देखिए छोटी कक्षाओं, अब यहाँ पर मैंने देखिए एक चीज़ नहीं लिखी है, वो मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिख देता हूँ कि छोटी कक्षाएं जो होती है ना, छोटी कक्षाएं यूँ कह सकते हैं, या प्राथमिक स्तर तक, छोटी कक्षा या प्राथमिक स्तर तक मौखिक जो है उसको प्रधानता दी गई है। प्राथमिक स्तर तक या छोटी कक्षाओं में ही मौखिक परीक्षाओं का प्रचलन अब रहा है। बड़ी कक्षाओं में जो है वो इसका कम उपयोग किया जाता है। एक समय में देखिए मौखिक परीक्षा में केवल एक ही छात्र की परीक्षा ली जा सकती है, जो कि एक प्रकार से इसका दोष भी है, जो कि आपके रीट 2022 लेवल 2 में पूछा गया था। मौखिक परीक्षा में क्या होता है कि आप एक एट ए टाइम एक बच्चे का ही परीक्षण कर सकते हैं, लेकिन लिखित परीक्षा में क्या होता है, एक साथ कई सारे बच्चों का, लाखों अभ्यर्थियों का एक साथ जो है लिखित परीक्षण लिया जा सकता है। अगला अंतर देखिए आप, मौखिक परीक्षण में क्या होगा, वस्तुनिष्ठता का अभाव रहता है। ये आपके रीट 2012 लेवल 2 में पूछा गया है। क्यों? क्योंकि इसमें पक्षपात की क्या रहती है, संभावना रहती है। मौखिक परीक्षण यानी जो आपके साक्षात्कार वगैरह होता है, आपने देखा होगा कि इंटरव्यू में कई बार जो है वो घोटाले सामने आते हैं। उसकी वजह क्या है कि लिखी हुई कुछ चीज़ होती नहीं है। जब अगर लिखी हुई चीज़ हो तो उसमें क्या है कि वस्तुनिष्ठता रहती है, अधिक पूर्ण वस्तुनिष्ठ तो नहीं कह सकते, लेकिन अधिक वस्तुनिष्ठ रहता है। लेकिन मौखिक परीक्षण में हो सकता है कि आप अंदर गए और आपका परीक्षण ही नहीं लिया हो, और घूस वगैरह या रिश्वत लेकर आपका जो है चयन वगैरह कर दिया हो, ऐसी संभावनाएं भी इसमें बनती हैं। देखिए, सुनना, बोलना, पढ़ना, तीनों कौशलों का एक साथ मापन संभव है। मौखिक परीक्षण जो है इसका एक फायदा जरूर है कि इसमें सुनना, बोलना और पढ़ना तीनों का एक साथ जो है, तीनों कौशलों का मापन एक साथ हो जाता है। लेकिन एक कमी ये और है कि लेखन कौशल का मापन इसमें संभव नहीं है, जो कि आपके रीट 2022 लेवल 2 में पूछा गया है। ठीक है, अब केवल लेखन कौशल व मौन वाचन का मूल्यांकन किसके अंतर्गत होता है, लिखित परीक्षण के। लिखित परीक्षण के अंतर्गत देखिए लेखन कौशल का विकास होगा एक तो, और दूसरा आपके मौन वाचन का भी मूल्यांकन इसी के अंतर्गत संभव है। मौन वाचन का मूल्यांकन कभी भी मौखिक परीक्षा के माध्यम से नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसमें पूछना मतलब बोलेगा तो ही नहीं बालक, तो वो लिखकर अभिव्यक्त करेगा मौन वाचन के अंतर्गत। इसलिए आपके लिखित परीक्षण के अंतर्गत आएगा। रीट 2015 लेवल 2 में पूछा गया था कि मौन वाचन का परीक्षण किया जा सकता है लिखित परीक्षाओं के माध्यम से। देखिए अगला अंतर हम देखेंगे कि मौखिक परीक्षाएं जो होती हैं उसके अंतर्गत शुद्ध उच्चारण, उचित लय एवं गति, व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग आदि की जांच की जाती है। अब ये उच्चारण कौशल की जो जांच जो है वो आपके किसके अंतर्गत की जाती है, मौखिक परीक्षाओं के अंतर्गत। ये प्रश्न आपके रीट 2022 लेवल 1 में पूछा गया है। लेकिन आपके अगर वर्तनी का पूछा जाए, परीक्षा में संभावना रहती है कि वर्तनी के बारे में अगर जांच करनी है तो वर्तनी की जांच आपके लिखित परीक्षाओं के माध्यम से होगी, और उच्चारण की जांच आपके मौखिक परीक्षाओं के माध्यम से होगी, जो कि एक सामान्य सा कॉन्सेप्ट है, फिर भी परीक्षार्थी जो है वो गलत करके आते हैं। अब देखिए लिखित परीक्षा के अंतर्गत किसकी जांच होती है, हस्तलिपि की, शुद्ध लेखन की, वर्तनी की, और व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग जो होता है उसकी जांच होती है। देखिए व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग तो मौखिक में भी जांच होगी कि वाक्य विन्यास कैसा है बालक का, बोलने का शुद्ध बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, और लिखने के अंतर्गत भी जांच होगी कि व्याकरण के सही भाषा का व्याकरणिक दृष्टिकोण से प्रयोग कर रहा है या नहीं। लेकिन मुख्य अंतर यह है कि यहाँ पर उचित लय, गति, शुद्ध उच्चारण की जांच हो रही है मौखिक परीक्षा में, लेकिन वहाँ पर शुद्ध लेखन और शुद्ध वर्तनी और हस्तलिपि की जांच हो रही है। इस प्रकार से हमने कंप्लीट 100% कवर करते हुए इस उपलब्धि परीक्षण को जो है पढ़ लिया है, जहाँ पर हमने वस्तुनिष्ठ और निबंधात्मक प्रश्नों के बीच भी अंतर पढ़ लिया, लिखित और मौखिक परीक्षाओं के मध्य भी अंतर पढ़ लिया है, और उपलब्धि परीक्षण के अर्थ, परिभाषा, उन सब के बारे में हमने कंप्लीट डिटेल से यहाँ पर बात कर ली है। अब आपके ये कंप्लीट एक भी प्रश्न यहाँ से बाहर जो है नहीं पूछा जा सकता है। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। आप सभी साथियों से मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को जो है शेयर करें। आप जितना शेयर करेंगे और चैनल पर जो है जितने सदस्य बढ़ेंगे, उस हिसाब से आपको कंटेंट भी जो है बिल्कुल फटाफट और शानदार तरीके से आपको मिलने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।